हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा चैप्टर के, और विद्युत धारा चैप्टर में लगभग हम 3 क्लास अर्थात 3 पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, 3 क्लास को कवर कर चुके हैं। और ये हमारा आज का लगभग विद्युत धारा चैप्टर के संबंध में यह लास्ट क्लास होगा। और हमारा इसके बाद कुछ टॉपिक है, उस डील होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें लगभग हम प्रतिरोध के संयोजन पढ़ रहे थे, और प्रतिरोध के संयोजन के हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत, मतलब बिहार बोर्ड इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं। मतलब अगर हमारे फिजिक्स का बात होता है, अगर ये पूरे साइंस का बात होता है, तो 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 27 से 28 नंबर फिजिक्स से पूछे जाते हैं। और ज्यादा ऑन एवरेज इसी विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर वैसे भी इंटरेस्टिंग है, और हमारा सभी सब्जेक्ट जो है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्ट लेकर ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिए थे, और श्रेणी क्रम संयोजन में हम समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक भी प्राप्त कर लिए थे। तो चलिए हम देखते हैं आगे का क्लास क्या है और आगे का जो टॉपिक है वो क्या है। तो बात करते हैं किसके बारे में, समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर क्रम संयोजन, देखिए, तो ये समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें पुनः वही एग्जाम्पल, इससे पहले वाले सेशन में भी हम एग्जाम्पल दिए थे कि जब मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, जब चेतना सत्र होता है, प्रार्थना होता है, तो कुछ बच्चे जो हैं सबसे आगे जाकर वो चेतना सत्र कर संचालित करवाते हैं, जिसमें एक के बगल में दूसरा खड़ा होते हैं, दूसरे के बगल में तीसरा खड़ा होते हैं। जबकि बच्चे जो होते हैं सामान्यता सामान्यता क्या होते हैं कि रो में खड़े होते हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा खड़ा होता है। अब मान लीजिए जब इस प्रकार से हाथ करेगा तो उसका सभी बच्चे जो खड़े हैं उसका लेफ्ट हैंड एक साइड होगा, राइट हैंड एक साइड होगा। तो ये जो संयोजन अगर सभी को हाथ को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो संयोजन होगा ये क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। सेम इसी प्रकार प्रतिरोध में भी होते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का एक छोर एक साथ और दूसरा छोर एक साथ जुड़े हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए कि प्रतिरोध है ये एक, ये प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। तो इसमें अगर देखा जाए कि तीनों प्रतिरोध का एक छोर एक साथ जोड़ दिए हैं और दूसरा छोर भी एक साथ जोड़ दिए हैं, तो ऐसे संयोजन को ही क्या बोलते हैं हम, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तीन प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध का एक छोर देखिए एक साथ जोड़ दिए हैं, दूसरा छोर भी एक साथ, तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यही बात इसमें कहा लिखा गया है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन या सम्मोहन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला छोर एक साथ एवं दूसरा छोर एक साथ जुड़ा होता है, एवं इसी प्रकार आगे भी अनेक प्रतिरोध जुड़े हो, तो ऐसे सम्मोहन को क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। अब समांतर क्रम संयोजन में कुछ बात यह है कि इससे प्रवाहित होने वाला धारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए I विद्युत धारा होगा तो I विद्युत धारा ये विभक्त हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, यहाँ पर I3। लेकिन इसके बीच का अगर हम बात करते हैं तो विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। तो यही बात लास्ट में लिखा हुआ है कि समांतर क्रम सम्मोहन में सभी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला धारा का मान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किंतु विभवांतर का मान एक समान होता है। तो चलिए हम अगले टॉपिक है, अगला टॉपिक यहाँ पर ये होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, तो मेरा हेडिंग क्या होना चाहिए, हेडिंग ये था समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोध का
प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए, अगर देखा जाए तो हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, पहले समांतर क्रम में ऐड करते हैं प्रतिरोधों को। देखिए, मान लीजिए एक R1 प्रतिरोध है, दूसरा R2 प्रतिरोध है और तीसरा हम मान लेते हैं R3 प्रतिरोध है। ये तीनों परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये किस क्रम में जुड़े हैं? ए बिंदु ए तथा बी के बीच परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनसे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा जो है वो I है नहीं, और इसके बीच का जो कुल विभवांतर है वो क्या है? V है। और इससे प्रवाहित होने वाला जो धारा हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? धारा क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा? I1, इसमें क्या होगा? I2 और इसमें क्या होगा? I3 हो जाएगा नहीं। तो ये हमारा परिपथ हो गया। अब अगर हम देखा जाए बच्चों, अगर देखा जाए तो इसमें हम मान लिए हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर हम क्या माने हैं? अकॉर्डिंग टू पिक्चर अगर हम देखें अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनसे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा I है एवं इस परिपथ का कुल विभवांतर जो है वो क्या है? V है। कुल विद्युत धारा I है एवं जो कुल प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है, वो क्या मान लेते हैं? RP मान लेते हैं। तो हम लोग भली भांति ओम के नियम जानते हैं, ओम के नियम हम लोग जान रहे हैं। और ओम के नियम को अगर देखा जाए तो ओम के नियम में हम लोग पढ़े क्या है? तो देखिए, ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं? V बराबर क्या होते हैं? IR होते हैं। तो पहले प्रतिरोध का बात करते हैं। पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम देखें तो I1, पहले प्रतिरोध अगर हम I1 निकाले तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R1 होगा। इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएंगे? तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बटा R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R3 हो जाएंगे। ये थर्ड हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो अगर हम देखें कि कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा बराबर, अर्थात हम LHS और RHS को जोड़ दे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को जोड़ देते हैं। देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये देख लीजिए परिपथ का कुल विद्युत धारा हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3 हो गया। और परिपथ का कुल विद्युत धारा अगर I हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V कॉमन आ जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस में क्या आ जाएगा? 1 बटा R3। देखा जाए तो परिपथ का कुल विद्युत धारा I हो, विभवांतर V हो और कुल प्रतिरोध RP हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो I के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? तो I के बदले हम लिख सकते हैं V बटा RP इज इक्वल टू V और 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। V से V कैंसिल, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध जो आया 1 बटा RP बराबर क्या आया? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। मान लीजिए कि N समान प्रतिरोध, मतलब R प्रतिरोध
n की संख्या में। तो अगर हम देखा जाए सब के जगह पर r हो जाएगा, तो ऊपर में अगर 3 लिए हैं तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/rp बराबर हम लिख सकते हैं, और प्रतिरोध r समान r प्रतिरोध n की संख्या में हो, r समान प्रतिरोध n संख्या में हो, तो क्या हो जाएगा 1/rp इक्वल टू क्या होगा, तो नीचे देखा जाए तो ऊपर में क्या होगा n बटा नीचे क्या होगा, तो सब के जगह पर r, तो यहाँ पर r हो जाएगा, इसलिए rp बराबर क्या हो जाएगा n, ठीक है, r/n। ये हमारा व्यंजक हो गया कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध जो आते हैं 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn तक हो जाएंगे। अगर r समान के प्रतिरोध n संख्या में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, rp बराबर r/n। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो श्रेणी क्रम भी पढ़ लिया और पार्श्व क्रम में, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं, इसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो परिभाषा के साथ साथ हमें ये डेरिवेशन ड्रॉ करना होगा। तो हमारा 5 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप लोग बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर, और हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, अर्थात विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए ये चालक तार है। अब इस चालक तार में अगर हम कोई भी विभवांतर के स्रोत आरोपित कर दें, V वोल्ट के कोई स्रोत आरोपित कर दे, तो इसमें क्या होंगे, विभवांतर आरोपित हो गए। तो इसमें उपस्थित जो ये चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है, यह विभवांतर के अधीन, यह इसके पास गतिज ऊर्जा पहुंच जाएंगे, अर्थात विभवांतर के अधीन इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, और गतिज ऊर्जा को जब प्राप्त करेंगे तो ये क्या होंगे, ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे, गति में आ जाएंगे। अब गति में आएंगे तो क्या होगा, इसमें उपस्थित भी कुछ परमाणु है, यह परमाणु या अणु का टक्कर बार बार इलेक्ट्रॉन से होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टक्कर के बाद अपने गतिज ऊर्जा को क्या कर देंगे, खो देंगे। और जब यह गतिज ऊर्जा को खोएंगे तो वह गतिज ऊर्जा को अवशोषित कर परमाणु क्या हो जाएंगे, गर्म होने लगता है, और गर्म होने के कारण ये चालक तार भी गर्म हो जाएंगे। तो ये घटना ही कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अर्थात हम संक्षेप में बोल सकते हैं कि चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार के गर्म होने की परिघटना को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आया, समझ में आया। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विभवांतर के अधीन कारण इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और धारा प्रवाह के समय इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर बार बार पदार्थ के परमाणु से होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा का कुछ अंश खो देता है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा खोई गई गतिज ऊर्जा है पदार्थ के कण द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और चालक तार गर्म होने लगती है, अर्थात खोई हुई गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यही घटना क्या कहलाते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहलाते हैं। इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो क्या है, जूल है। बताने वाला वैज्ञानिक क्या है, जूल साहब है। अब जूल साहब क्या कहते हैं, अब देखिए तो जूल साहब क्या कहते हैं और जूल साहब क्या खोज किए। जूल साहब तो किए ये, तो जूल साहब कहते हैं, मान लीजिए ये कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है, इसे कोई सेल जोड़ दिया गया है और इससे प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा है वह I है। I विद्युत धारा प्रवाहित और इसका प्रतिरोध कितना है, R है। नहीं, T समय में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखा जाए अगर हम इसका व्यंजक प्राप्त करें, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा के कारण, चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण
ये देखिए, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करना, व्यंजक प्राप्त करना, ये हमारा हेडिंग हो गया। देखा जाए बच्चों, तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर होते हैं। अगर हम देखें कि जब हम इस चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो विभवांतर क्या होता है? तो कोई भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य संपादित होता है वही क्या कहलाता है? उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम देखें तो विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? विभवांतर के परिभाषा से, विभवांतर के परिभाषा से क्या होता है? V बराबर W बटा Q। और किया गया कार्य की मात्रा ही क्या होते हैं? ऊर्जा होते हैं। कार्य करने की जो मात्रा होते हैं वो क्या होते हैं? ऊर्जा होते हैं। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं W बराबर VQ, लिख सकते हैं। समीकरण सेकेंड हो गया। और पुनः हम विद्युत धारा का भी परिभाषा जानते हैं, विद्युत धारा के परिभाषा जानते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा से आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत धारा बोलते हैं। और I बराबर क्या होते हैं? Q बाई T होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएंगे? तो Q बराबर हो जाएगा IT। ये समीकरण थर्ड। अगर हम देखा जाए कि समीकरण सेकेंड में V तथा Q का मान रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट में क्या प्राप्त हुआ है? V बराबर आई आर। और समीकरण थर्ड में क्या प्राप्त हुआ है? Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो देखिए समीकरण सेकेंड में V तथा Q का मान रखने पर, V तथा Q का मान रखने पर, तो V तथा Q का अगर हम मान रखें, नहीं इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण सेकेंड में V तथा Q का मान अगर हम रखते हैं तो V तथा Q का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए, तो W बराबर V के जगह पर क्या है? आई आर, और इंटू Q के जगह पर क्या है? आई टी। क्या है? आई टी। आई से आई गुना होगा तो क्या हो जाएगा? तो आई स्क्वायर आर टी। यही होता है उत्पन्न ऊष्मा, अर्थात हीट जो होगा वो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। उत्पन्न ऊष्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? आई स्क्वायर आर टी। और ऊष्मा अर्थात कार्य, इसका मात्रक क्या होंगे? जूल होंगे। क्या होंगे? जूल होंगे। और इसी के संबंध में जूल साहब नियम देते हैं, और यही यहाँ पर 3 नियम है। पहला नियम कह रहा है जूल साहब कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण होते हैं, यह प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि H समानुपाती क्या होते हैं? आई स्क्वायर के, जहां पर R एवं T अचर हो। R एवं T क्या हो? अचर हो। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का जो परिणाम होते हैं वो प्रतिरोध के समानुपाती हो, अर्थात H समानुपाती R। यहाँ पर भी क्या होगा? I एवं T अचर हो। और तीसरा नियम कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो होते हैं वो समय के समानुपाती होते हैं, जहां पर I एवं R अचर हो। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। यही जूल का ये नियम भी है।
तो जूल साहब ने नियम दिए, 3 नियम दिए। देखिए तीनों नियम यहाँ पर छुपा हुआ है कि उत्पन्न उष्मा जो होते हैं वो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जहां पर R एवं T कांस्टेंट रहना चाहिए। उत्पन्न उष्मा का परिणाम जो होते हैं वह प्रतिरोध के समानुपाती होना चाहिए, जहां पर I एवं T अचर हो, और उत्पन्न उष्मा का परिणाम जो होते हैं वह समय के समानुपाती होते हैं, जहां पर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो ये 3 नियम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है वो क्या है, आर है, यहाँ पर आर आ गया था। देखिए अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप देखिए हमारा टॉपिक जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, जैसे कि बिजली चूल्हा जो होते हैं, इंडक्शन जो होते हैं, विद्युत तापक जो होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत चूल्हा के रूप में प्रयोग करते हैं, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। और वहां पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, अर्थात हम बल्ब को जलाते हैं तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होना सिंपल सा लॉजिक है, गर्म होना क्या कहलाएगा, ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। विद्युत इस्त्री आयरन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, सोल्डिंग रॉड जो होते हैं इसमें भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के 3 उपयोग को लिखे। आपको देखो ये कितना उपयोग है, तो बिजली चूल्हा में, विद्युत बल्ब में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत फ्यूज में, सोल्डिंग रॉड में इसमें किया जाता है। अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारा पहला जो हेडिंग है, देखिए विद्युत तापक इलेक्ट्रिक हीटर। तो विद्युत तापक जो होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा तार प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। वैसे हम पूरे जो इसका कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो विद्युत तापक में सामान्यतः नाइक्रोम के तार की कुंडली का उपयोग किया जाता है। कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार की कुंडली का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम के तार का किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का। देखिए क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों किया जाता है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका स्टार पॉइंट है कि नाइक्रोम की तार की प्रतिरोधकता एवं गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। विद्युत हीटर में चीनी मिट्टी का प्लेट लगे होते हैं, अर्थात इस प्रकार से आप देखे होंगे विद्युत हीटर जो होते हैं इस प्रकार से, उसमें कुंडली होते हैं और बीच बीच में क्या होते हैं, खांच होते हैं, इस प्रकार से। तो ये बने होते हैं जिसमें वक्राकार खांचे बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन वक्राकार खांचों में नाइक्रोम के तार की कुंडली फैली रहती है तथा इसके सिरे जो होते हैं मुख्य तार से जुड़े होते हैं। विद्युत तापक में प्रबल धारा पर प्रवाहित करने पर भी नाइक्रोम के तार नहीं गलता है, इसलिए इसका उपयोग कुंडली के रूप में किया जाता है, इसलिए कुंडली भी कर दिया जाते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली में प्रबल धारा प्रवाहित करने पर कुंडली काफी गर्म हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, नहीं, और इसलिए इसका हम उपयोग कर लेते हैं चूल्हे के रूप में, नहीं। तो ठंड के महीने में विद्युत हीटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर का हम प्रयोग करते हैं कहाँ, तो चूल्हे बनाने में। क्यों करते हैं, तो यह गर्म हो जाते हैं, इसके गलनांक और प्रतिरोधकता क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ। इससे प्रश्न क्या पूछा जाए कि विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा तार का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, लोहे का या नाइक्रोम का। तो मेरा जवाब होगा नाइक्रोम का। क्यों किया जाता है, तो नाइक्रोम का गलनांक एवं प्रतिरोधकता क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जो अत्यधिक प्रबल धारा प्रवाहित करने पर भी यह क्या करते हैं, तो गर्म होके ये लाल हो जाते हैं, नहीं, और इतना उष्मा उत्पन्न करते हैं कि हम इस पर खाना भी बना सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम चूल्हे के रूप में भी कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा विद्युत तापक था। अब हम पढ़ते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। तो विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, तो विद्युत फ्यूज सामान्यतः आप लोग देखे होंगे बच्चों की इस प्रकार के, कभी देखे होंगे विद्युत फ्यूज इस प्रकार से इसमें लगे होते हैं और यहाँ भी
इस प्रकार से, और इसके बीच में एक तार होते हैं, बहुत पतला तार होता है इस प्रकार से, नहीं, और जो जहां पर मेन जो लाइन होते हैं वहां पर ये फ्यूज लगा दिया जाता है। एक बल्ब वाला भी होते हैं, एक बल्ब वाला होते हैं इस प्रकार से, और इसमें भी फ्यूज के एक तार होते हैं, नहीं, इसका गलनांक जो होता है कम होता है, और प्रतिरोध भी क्या होते हैं, प्रतिरोधकता अधिक होते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं मकानों में विद्युत धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या प्लास्टिक से ढके उपकरण होता है, जिसे हम फ्यूज कहते हैं। बताए हैं, ये देखिए कांच वाला है, ये क्या है, चीनी मिट्टी वाला है, या कुछ जगह पर प्लास्टिक वाला भी होते हैं, नहीं, जैसे देखे होंगे बोर्ड में, तो इस साइड में एक लगे होते हैं फ्यूज, ये प्लास्टिक के होते हैं, इसमें भी तार जुड़े होते हैं, और यहाँ पर स्विच होते हैं, फैन का, नहीं, टीवी का, चार्जिंग का, 3 गो पिन होता है इस प्रकार से, कहीं कहीं पर 5 गो पिन भी होता है। तो यहाँ पर एक लगे होते हैं, बल्ब भी होते हैं, और एक स्विच फ्यूज भी लगे होते हैं। तो देखिए, फ्यूज में जस्ता या शीशा और टीन के मिश्र धातु होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूज में किसका प्रयोग होता है, जस्ता या शीशा, लेड और टीन के मिश्र धातु के तार होते हैं। किसके तार होते हैं, किसके किसके मिश्रित होते हैं, तो शीशा एवं टीन या जस्ता एवं टीन के मिश्र धातु का तार होता है। इसके प्रतिरोधकता अधिक एवं गलनांक कम होते हैं। इसके गलनांक क्या होते हैं, प्रतिरोध ज्यादा होते हैं, लेकिन गलनांक क्या होते हैं, क्योंकि जब विद्युत धारा का मान अगर बढ़ता है तो तुरंत ही फ्यूज गल जाते हैं, और फ्यूज गल जाने के कारण परिपथ क्या हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो जो एक्सपेंसिव अर्थात महंगे महंगे जो उपकरण लगे हैं वो क्या होते हैं, जलने से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर है, प्रवाहित हो रहा है 10 एम्पियर, पता चला कि जितने भी एक्सपेंसिव महंगे महंगे उपकरण है वो सब क्या हो गया, जल गया। तो इससे बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक, देखें तो परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा बढ़ जाती है, तो अत्यधिक ऊष्मा के कारण फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, फ्यूज उड़ गया। जैसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, फ्यूज उड़ गया। नहीं, एक मस्तिष्क का भी फ्यूज उड़ जाते हैं कभी कभी प्रेम प्रसंग में, नहीं, वो तो देखे ही होंगे अभी टावर वाला कांड, और यहाँ भारत से प्रेरित होकर अब रसिया में भी टावर कांड हो रहा है। नहीं, टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत बल्ब। बल्ब तो देखे ही होंगे, बिना बल्ब के तो अब कोई फंक्शन भी संपन्न नहीं होते। बल्ब मतलब लाइट, कितना अच्छी बात है, नहीं। कल्पना कीजिए जब लाइट नहीं था तो शादी विवाह कैसे होता था, ललटेन जला के, मोमबत्ती जला के, नहीं। और वैसे भी देखे होंगे गांव घर में 2-4 गो खचरा टाइप का रहता है। अब मान लीजिए कि शादी हो रहा है, जयमाला हो रहा है, और 2 व्यक्ति ललटेन जला ले हैं, नहीं, कोई आया उधर से ललटेन बुझा दिया, पता चला जयमाला होना था किससे, लड़की से, और जयमाला हो गया उसका सहेली से, नहीं। तो ये लाइट है। लाइट अर्थात बिजली का इन्वेंशन हमारे लिए क्या है, तो बहुत ही आवश्यकता था, और ये हमारे लिए एक नया काल आया है, नहीं, जिसे हम बोल सकते हैं इस क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ है, पुनर्जागरण काल हुआ है, नहीं। अगर लाइट नहीं रहता तो देख रहे हैं लाइट के कारण जो थोड़ा काला होता है वो भी चमकता है, जैसे हमें देख लीजिए, काला होने के बाद भी लाइट के कारण कितना चमक रहे हैं। तो ये लाइट का कमाल है। अब ये जो बल्ब होते हैं थॉमसन एडिसन ने खोज किए थे, इसका आविष्कार थॉमसन एडिसन के द्वारा किया गया था। अब हम देखा जाए विद्युत बल्ब में, अब विद्युत बल्ब में क्या होते हैं, तो टंगस्टन, क्या होते हैं, टंगस्टन होते हैं। तो विद्युत बल्ब में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। और फ्यूज में किसका किया जाता है, तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु या जस्ता एवं टीन के मिश्र धातु का प्रयोग। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन के। टंगस्टन की पतली कुंडलित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये प्रश्न पूछेगा कि टंगस्टन में फिलामेंट किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है वो किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं। अब देखिए फिलामेंट में 2 स्टैंडों से जुड़ा होता है, देखिए 2 स्टैंड है,
और यह व्यवस्था कांच बल्ब के में बंद होते हैं, कांच के जो बल्ब होते हैं उसमें बंद होते हैं, जिसमें कम दाब पर निष्क्रिय गैस जैसा आर्गन या नाइट्रोजन भर दिया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल्ब में क्या भरे होते हैं, तो निष्क्रिय गैस आर्गन भरे होते हैं, नहीं तो नाइट्रोजन भरे होते हैं। अगर सक्रिय गैस अगर भर दिया जाए तो यह गर्म होकर ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, टूटेगा तो देखे होंगे बल्ब फ्यूज, 100 वाट का बल्ब पहले जल्दी फ्यूज हो जाता था, दूधिया कलर का हो जाना, व्हाइट व्हाइट, या उसके तंतु टूट जाते थे। तो किस कारण से, क्योंकि उसमें सक्रिय गैस का प्रवेश हो जाता था और ये ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाते थे। और परिपथी भंग, तो परिपथ भंग जब होगा तो क्या होगा, कि श्वेत तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पर यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो यह गर्म होने पर फिलामेंट ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएंगे, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएंगे, भंगुर हो जाएंगे। अगर हम बच्चों अगर देखें, नहीं अगर हम अब इसको देखें तो ये जो होते हैं टंगस्टन के फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 2700 डिग्री सेल्सियस पर श्वेत तप्त प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होता है और इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध क्या हो जाए, उच्च हो जाए और यह ऊष्मा देना प्रारंभ कर देता है। तो ये हमारा विद्युत बल्ब था। तो हमारा टॉपिक लगभग अब खत्म हो गया, ये चैप्टर जो हो गया दी एंड हो गया, हैप्पी एंडिंग हुआ है नहीं। तो इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, तो उम्मीद है कि हम अगला सेशन जो लेकर आएंगे इसके संबंध में हम प्रश्न को लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग भरपूर पढ़िए, खूब पढ़िए और मल्टी टाइम रिवीजन करिए और 90+ नंबर लाना है तो बिल्कुल रिवीजन करना ही पड़ेगा और आपको मल्टी टाइम रिवीजन करना होगा, नहीं तो हम पुनः लेकर आएंगे अगले सेशन। अगले सेशन में नया चैप्टर हो सकता है, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो या ऑब्जेक्टिव वाला सेशन हो। तो चलिए हम अगले सेशन में मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, तब तक पढ़िए, धन्यवाद, थैंक यू।